नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। उज्बेकिस्तान की एससीओ समिट में मोदी का संबोधन, विश्व फलक पर की भारत की वाहवाही। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, मानी पुरानी पेंशन योजना की मांग। और दिल्ली के ट्रांसजेंडर ने वडोदरा की महिला से शादी कर की धोखाधड़ी, गोत्री पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ मीटिंग में विश्व को संबोधित करते हुए कई वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खाद्य संकट, यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक का पहला राउंड खत्म हो गया है। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, दुनिया कोविड महामारी से उबर रही है। यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आई हैं। विश्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है
मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार गुजरात सरकार ने लाखों कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार कर लिया है और सभी को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का भी ऐलान किया है। पिछले कई दिनों से गुजरात सरकार के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे और लगातार आंदोलन चला रहे थे। इसी बीच गुजरात सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का ऐलान भी किया है। वहीं कुटुंब पेंशन योजना को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मृतक कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली सहायता भी 8 लाख से बढ़ाकर 14 लाख की गई है। ये सभी लाभ केंद्र द्वारा प्रस्तावित पारित किए जाने की तारीख से दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को वेतन वाला मेडिकल भत्ता 300 से बढ़ाकर 7वें वेतन आयोग के तहत 1000 कर दिया गया है, जिसका गुजरात सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दिल्ली की लड़की ने सेक्स चेंज करवाकर लड़का बनकर वडोदरा की महिला के साथ शादी कर धोखाधड़ी की है, जिस पर वडोदरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री पुलिस थाने में एक अजीबोगरीब मामला दर्ज हुआ है, जिसमें वडोदरा की महिला से दिल्ली के डॉक्टर विराज हर्षवर्धन ने मैट्रिमोनियल साइट से शादी की थी। शादी के बाद ये पता चलने पर कि डॉक्टर विराज लड़का नहीं लड़की है, महिला ने गोत्री पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके तहत डॉक्टर विराज हर्षवर्धन को गोत्री पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले आरोपी ने बताया कि ये सारी जानकारी महिला को पहले से ही थी। वडोदरा की पीड़ित महिला के वकील ने धोखे से हुई शादी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर और उनके परिवार पर सवालिया निशान लगाए। लव कम अरेंज होने के बाद सारी चीजें पता होने के बाद आज वो 2022 में कहती हैं कि हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। क्या शादी की बात कैसे हुई? सोशल साइट पे ही, लेकिन सेक्स चेंज करवाया वो तो उसको बताया गया था ना, और ये भी बताया था मैंने कि 3 स्टेज इसमें अभी और भी है। 3 स्टेज उसमें और भी होती हैं, जिसको फैलोप्लास्टी कहते हैं, जिसको हम अपना मास्टेक्टोमी तो हमारी हो चुकी थी पहले ही। तो फैलोप्लास्टी के 3 स्टेज आते हैं, जिसमें आप पिनाइल एक रिजिड नेक्स के लिए भी डालते हैं, वो भी आप लोग पता होगा, गूगल सर्च कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी। उन्होंने कहा था हम इस हद तक आपसे अटैच है, मेरी बेटी भी आपसे अटैच है। मैंने उसको ऑफिशियली गोद लिया है। आज भैली में उनको मकान दे दिया मैंने। 2013 में शर्त थी कि आप शादी के पहले मुझे मकान दीजिए, और सगाई तोड़ दी गई थी। सोचिए इतने समय का लंबा अंतराल, 9 साल का, और वो ये कहती है कि मेरे पति का शरीर ही नहीं पता। और उसके लिए उन्होंने हाल ही में हमारे कमरे में हम क्योंकि 1 साल से अलग अलग कमरे में सोते थे, उनको भी बताया कि मेरा बॉडी उतना अच्छा नहीं है। उन्होंने एक कैमरा लगाया मेरे कमरे के अंदर, उसकी फोटो निकाली। वो फोटोज लेकर उनके भाई 6 अप्रैल को इसी साल आए थे हमारे पास। आप कोई मंत्री के नहीं, ये कुछ नहीं। एक ही सवाल है कि आप जन्मजात स्त्री थे या पुरुष थे? मैं जन्मजात फीमेल थी। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसजेंडर कराया। તમામ માતા પિતાને તમામને ખબર હોતી કે ભાઈ આ તમામ પ્રક્રિયા જે છે એના અંદર અમારો જે પુત્ર છે કે પુત્રી છે તે તમામ વિગત તેમના માતા પિતા તો અમારું એવું માનવું છે જાણતા જ હશે, તે છતાં એ લોકોએ કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી આ હાલના અરજદાર બહેનને આપેલ નથી।
અને આ પ્રમાણે આગળ પછી જતાં તેઓએ જ્યારે દિલ્હી મુકામે લગ્ન થયા ત્યારબાદ કોવિડ કાળમાં બેન જ્યારે વડોદરામાં આવ્યા એમના માતા પિતાના ઘરે, ત્યારે એમના પતિએ કોલકાતા મુકામે જઈને કંઈ સર્જરી કરાઈ છે કે કંઈ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે એવી એમને કહેલ, ત્યારે એમના પતિએ એમને જણાવેલ કે ભાઈ શું થયું છે મને કહો, હું આવું છું વડોદરાથી. એમના પત્નીએ કીધું શું થયું છે કહો, હું આવું છું. પણ એમના પતિએ કીધું કે હમણાં તું ત્યાં જ રહે, અમને આવવાની જરૂર નથી, હાલમાં કોવિડની સિચ્યુએશન ચાલે છે, પરિસ્થિતિ છે, તું ત્યાં રહે. કેન પ્રકારે એને આવવા ના દીધી. અને જ્યારે તે દિલ્હી મુકામે ગયા ત્યારબાદ તેઓને જ્યારે માહિતી મળી કે ભાઈ આમાં કોઈ એક સ્ત્રી જે પ્રોસ્ટિટ્યૂટ છે એની સાથે બી આ સંકળાયેલ છે, જ્યારે એ માહિતીમાં વધુ તપાસમાં ઉતરતા એમને માહિતી મળી, એક ડોક્યુમેન્ટ એ ફાઇલ એને જોવા મળી હતી કે એના અંદર આ એક નર્સિંગ હોમના તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ હતા. એ નર્સિંગ હોમના ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે એમને પૂછતાછ કરી કે ભાઈ આ શાની ફાઇલ છે, ત્યારે એમને કશું જણાવેલ નથી. પત્નીએ કીધું કે ભાઈ તમે મને ડૉક્ટર સાથે વાત કરાવો. ડૉક્ટર સાથે વાત કરવા છતાં પણ તેઓએ કોઈ વાત કરાવેલ નથી. અને આખરે છેલ્લે એમને જ્યારે આ ફાઇલનું વધારે પૂછતા ખબર પડી, ડૉક્ટર સાથે વાત કરી, ત્યારબાદ બી એમ કશું જણાવેલ નથી. પણ છેલ્લે જ્યારે ફાઇલના ડોક્યુમેન્ટેશન જ્યારે જોયા ત્યારે એમને ખ્યાલ આવ્યું કે આ તો એક પેનિસની સર્જરી કરાવેલ છે એવું કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન છે. ત્યારથી એમને શંકા જતાં પછી વધુ આગળ તપાસ કરતાં એમને ધ્યાન પર આવ્યું કે સદર બનાવમાં આ એક સ્ત્રી છે, પુરુષ જ નથી. લગ્ન થયા પછી આ જે ફરિયાદી બહેન છે એમને એવું ખબર પડ્યું કે જે એમના હસબન્ડ તરીકે છે એ પહેલાં મહિલા હતા અને પોતાની જે છે જેન્ડર રીઅસાઇનમેન્ટ સર્જરી કરાવીને જેન્ટ્સ બનવાની પ્રયત્ન કર્યું હતું, પણ કઈ મેડિકલ કારણોસર આ જે સર્જરી હતી આ સક્સેસફુલ નહીં થઈ હતી. અને જે કાયદેસર પ્રોસિજર થાય છે જેન્ડર રીઅસાઇનમેન્ટનું, જેમ કે જે પહેલાં મેડિકલ પેનલના જે ડૉક્ટર હોય એ પહેલાં બધા ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરે અને પછી જે કલેક્ટર ઓફિસમાં મોકલવામાં આવે. આના પછી જે ઓફિશિયલ ગેજેટ છે આમાં પબ્લિશ પણ થાય છે કે આમનું જેન્ડર ચેન્જ થઈ ગયું છે અને બધા જેટલા સરકારી ડોક્યુમેન્ટ છે આમાં પણ જેન્ડર ચેન્જ કરવાનું હોય છે. તો આ બધી પ્રક્રિયા પણ આ ભાઈએ જે આરોપી છે આ નથી કરી. અને જે પોતાના જે સંબંધ એ બેન સાથે બાંધ્યા હતા તો એ મહિલા તરીકે થઈને મહિલા જોડે સંબંધ બાંધ્યા હતા, એટલા માટે અનનેચરલ જે સંબંધ હતા આ ઓફેન્સ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે. અને 2014માં જ્યારે બહેનને શાદી કરીને લગ્ન કરીને ત્યાં દિલ્હી લઈ ગયા હતા તો બહેનના નામે જે ફરિયાદી છે એમના નામે 90 લાખનું લોન જો છે બહેનના નામે લઈને દિલ્હીના કેપિટલ ગ્રીન DLF જે છે મોતીનગરમાં ત્યાં ફ્લેટ પણ લીધું હતું. અને જે આરોપી છે કો એપ્લિકન્ટ બની ગયા હતા અને જે હપ્તા હતા બધા એ બેન પાસે ચૂકવતા હતા. તો જે છે લગ્ન કરીને ખોટી રીતે જે લોન ઉપાડીને બેનના જોડે જ જે છે હપ્તા ભરાવવાની જે કામ કર્યું હતું આમાં છેતરપિંડીના ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. અને એ જે આરોપી છે બેનને ધમકાવતા હતા કે તમે કંઈ કર્યું તો અમે તમારે પરિવારને નુકસાન પહોંચાડીશ, તો અમે 506 અને 294 ખ પણ આમાં दाखिल करी है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा ने विधानसभा चुनाव से पहले मछुआरों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें मछुआरों पर हो रहे अन्याय पर आवाज उठाई गई। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस ने मछुआरों का मुद्दा उठाया है और मछुआरों के लिए खास व्यवस्था करने का दावा किया है। इसी उपलक्ष्य में वडोदरा आए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने विपुल चौधरी की गिरफ्तारी, गोवा में ऑपरेशन लोटस और जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस नेताओं को हुई सजा मामले अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात में 1600 किलोमीटर करता पण मोटो दरियाकांठो, आखा देशनो सौथी मोटो दरियाकांठो धराववानुं गुजरातने गौरव छे। लगभग 5 लाख करता वधारे माछीमार परिवारों जे खूब मेहनत परिश्रम अने जीवना जोखमे माछीमारीनो व्यवसाय करे अने पेढ़ीओथी आ व्यवसाय साथे जोड़ायेलो आ माछीमार समाज के जेना कारणे गुजरातनी जे आर्थिक प्रगति छे, जे गुजरातनी आवक छे, एमां खूब मोटुं देशी अने विदेशी हुंडियामण आ माछीमारीनो व्यवसाय द्वारा मेळववामां आवे छे। गुजरात में जो माछीमारीनो व्यवसाय थाय एमां लगभग 30,000 जेटली मिकेनिकल बोटो जोड़ायेली छे
અને 10,000 જેટલી નોન મિકેનિકલ બોટો એટલે લગભગ 40,000 જેટલી બોટો સાથે આ 5 લાખ જેટલા માછીમારો આ વ્યવસાય પેઢીઓથી કરતા આવ્યા છે. છેલ્લા 27 વર્ષથી રાજ્યમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કુશાસન ચાલે છે એના કારણે દિન પ્રતિદિન આ વ્યવસાયમાં જોડાયેલા માછીમાર સમાજને ખૂબ મોટો અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એમના ધંધા સાથે જે સરકારી મદદ મળવી જોઈએ નહીં મળવાને કારણે દિન પ્રતિદિન આ ધંધામાં એમને વ્યાપક નુકસાન ભોગવવું પડે છે, આર્થિક હાડમારીનો ભોગ બનવું પડે છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષે હંમેશા માછીમારીના ધંધાને પ્રોત્સાહન મળે, આ ધંધા સાથે જોડાયેલા તમામ માછીમાર પરિવારોની આર્થિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક પ્રગતિ થાય એ માટેના કાર્યક્રમો કોંગ્રેસની સરકારે ભૂતકાળમાં ખૂબ સારી રીતે ચલાવ્યા. પણ આ 27 વર્ષના શાસનમાં જે એમને નુકસાન થયું છે એમાંથી ઉગારવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ સંકલ્પ લઈને આવ્યા છે કે આવનારી કોંગ્રેસની સરકાર આ માછીમાર સમાજ માટે, આ માછીમારીના વ્યવસાયને મદદરૂપ થવાના કાર્યક્રમો લઈને આવશે. गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन 7 साल बाद होने जा रहा है, जो गुजरात के 6 महानगरों में होगा, जिसमें वडोदरा भी शामिल है. 7 साल बाद फिर एक बार राष्ट्रीय खेलों को गुजरात होस्ट कर रहा है, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर है. गुजरात के 6 बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें वडोदरा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैंडबॉल और जिम्नेशियम आयोजित किए जाएंगे. इस आयोजन को लेकर दिल्ली से अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्पोर्ट्स डायरेक्टर एकता बिश्नोई ने समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया. यहाँ चल रही तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे. 36મી નેશનલ ગેમ્સ 7 વર્ષ પછી આ વર્ષે ગુજરાતના યજમાન પદે યોજાઈ રહી છે અને એમાં પણ 36 ગેમો ગુજરાતના 6 મહાનગરની અંદર યોજાવા જઈ રહી છે. વડોદરા મહાનગરમાં 2 ગેમ એટલે કે જિમ્નેસ્ટિક્સ અને હેન્ડબોલનું આયોજન સમાજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે 29 સપ્ટેમ્બરથી 12 ઓક્ટોબર દરમિયાન 10 દિવસ દરમિયાન થવાનું છે. 5 દિવસ એક ગેમ ચાલશે, 5 દિવસ બીજી ગેમ ચાલશે. ત્યારે આજે દિલ્હીથી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાંથી એકતા બિશ્નોઈજી મેડમ આવ્યા છે. સમાજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. તેઓ ફિટ ઇન્ડિયાના મિશન ડાયરેક્ટર છે, ખેલો ઇન્ડિયાના પણ ડાયરેક્ટર છે, સિનિયર ડાયરેક્ટર. તેઓ આ આખા સમાજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની અંદર કેવા પ્રકારની સુવિધા છે, કઈ જરૂરિયાત હજુ ખેલાડીઓના માટે જરૂરી છે, ક્યાં વોર્મઅપ રૂમ હોવો જોઈએ, ક્યાં ચેન્જિંગ રૂમ હોવો જોઈએ, કેટલું ડિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ, કયા પ્રકારની રમત માટે કયા ઇક્વિપમેન્ટ છે, અથવા તો ત્યાં એ સ્પેસિંગની અંદર કઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાની છે. આ તમામ ખેલાડીઓ આવવાના છે, તેની રહેવાની તમામ સુવિधा, તેના પાર્કિંગ લોટ तमाम निरीक्षण करवा अपनी बच्चे आया है. ये जो हमने दौरा किया है क्योंकि यहाँ नेशनल गेम्स में 36वें नेशनल गेम में जिम्नास्टिक और हैंडबॉल डिसिप्लिन के यहाँ नेशनल गेम्स होने वाले हैं. समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज दौरा किया गया कि वो जिम्नास्टिक और हैंडबॉल के लिए तैयार है और क्या क्या छोटी छोटी अगर कहीं हम उसमें सुझाव दे सकते हैं. तो मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ नेशनल गेम्स के स्वागत के लिए तैयार हैं और पूरे जोश खरोश के साथ उन्होंने सब तैयारियां की हैं. उन्होंने एथलीट्स के लिए रहने के लिए कहाँ वो रहेंगे, कहाँ उनकी अकोमोडेशन रहेगी, कैसे ट्रैवलिंग होगी, कहाँ वार्म अप एरिया होगा, कहाँ प्लेयर्स एरिया होगा, ये काफ़ी प्लान भी बहुत विस्तार से किया है. हमने कुछ छोटे छोटे से सुझाव दिए हैं, जैसे थोड़ा काम ये थोड़ा जल्दी हो जाए, जो भी आपका रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छे से चल रहा है और आपका वार्म अप एरिया में जो है थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं. तो वो सुझाव को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको बहुत ही जल्दी तैयार करके एक वर्ल्ड क्लास हम लोग एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म देंगे यहाँ नेशनल गेम्स खेलने के लिए. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का.
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. गुजरात के वडोदरा शहर में सन फार्मा रोड पर स्कूल वैन का ब्रेक फेल होने से वैन खुली कास में गिर गई. गनीमत ये रही कि वैन में कोई भी छात्र नहीं थे. वडोदरा के सन फार्मा रोड पर महाराजा चौकड़ी निकट से गुजर रही एक स्कूल वैन की ब्रेक अचानक से फेल हो गई, जिससे असंतुलित होकर वैन खुली कांस में गिर गई. अच्छी बात ये रही कि इस दौरान स्कूल वैन में कोई छात्र सवार नहीं थे और ड्राइवर भी बाल बाल बच गया है. इस कांस में 2 मगरमच्छ भी देखे गए. ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी अनहोनी टल गई. આપણે આ મહારાજા ચોકડીની આગળ કાંસ છે ત્યાં આગળ ગાડીની બ્રેક નહીં વાગી, અનબેલેન્સ થયું તો કાંસમાં ઉતરી ગઈ. કોઈને વાગ્યું નહીં. જે મારા કાકા હતા એમને થોડું વાગ્યું છે. ગાડી સામેના રોડ પર જતી હતી ને ગાડી અનબેલેન્સ થઈ તો બ્રેક फेल થઈ તો ગાડી અંદર કાંસમાં ઉતરી ગઈ. गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत रेल का प्रथम ट्रायल रन 30 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत रेल शुरू होने वाली है, जिसका ट्रायल रन 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर से मुंबई के बीच आयोजित किया गया है. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहली बार फुल लेंथ ट्रायल रन आयोजित किया गया है. ट्रायल रन के दौरान वडोदरा में हॉल्ट के बाद ट्रेन सीधी मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. 100 करोड़ की लागत से तैयार की गई ये ट्रेन सिर्फ 6 घंटे में यात्रियों को अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी. इस ट्रायल रन पर रेलवे के सीनियर PRO जितेंद्र कुमार जयंत ने जानकारी दी. देखिएगा, जो वंदे भारत है, भारत में निर्मित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के आधार पे, मतलब वो जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फास्टेस्ट ट्रेन दौड़ें और ऑल ओवर इंडिया में हर शहर में ट्रेनों का संचालन हो, तो उसी के तहत ये वंदे भारत पहली ट्रेन है जो कि मुंबई से गांधीनगर और गांधीनगर से मुंबई के बीच में इसको चलाया जाएगा. इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की. इसको अभी इसका ट्रायल लिया गया है. ट्रायल इसका बहुत सक्सेसफुल रहा है और अगर गौर किया जाए कि उसकी 180 की स्पीड पे भी इतना स्मूथ चली है कि अगर उसमें डब्बे में एक गिलास पानी भर के रखा है तो पानी छलका तक नहीं है. इतना उसका सस्पेंशन और इतनी आधुनिक ट्रेन है. तो इसके तहत ये इसका संचालन हमारे जल्दी से जल्दी अहमदाबाद गांधीनगर से होने वाला है और इसकी विशेषताएं बेशुमार हैं. इसमें एक तो जो खिड़कियां हैं ऑटोमेटिक खिड़कियां हैं. जैसी गाड़ी रुकेगी सभी इसके जो विंडो हैं, दरवाजे हैं, वो सब खुलेंगे. दरवाजे जब खुल जाएंगे और जब गाड़ी चलने को होगा तो अनाउंसमेंट के द्वारा उसे दरवाजे बंद होंगे. साथ में इसको पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया हुआ है. जो ड्राइवर है उसके पास मॉनिटर होगा और हर डब्बे का उसमें इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो वो ड्राइवर को पता होगा. तो इस तरह का एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई ये भारत में बनी हुई ट्रेन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये सपना है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस ट्रेनों का संचालन हो और साथ में हमारे माननीय रेल मंत्री के द्वारा इसको पूरी तरह से लागू किया जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 17 सितंबर को जन्मदिन है. इस मौके पर वडोदरा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, बख्शी पंच मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई.
વિશ્વના સૌથી પ્રસિદ્ધ અને સર્વાધિક લોકપ્રિય વડાપ્રધાન એવા આદરણીય મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ છે. 72 વર્ષ પૂરા કરીને 73મા વર્ષમાં જ્યારે પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા પખવાડિયા તરીકે ઉજવવામાં આવશે. આગામી 15 દિવસ પાર્ટી દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને યુવાનોને પ્રેરણાદાયક અને યુવાનોના માર્ગદર્શક એવા મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ હોય તો દર વર્ષે યુવા મોરચો કોઈક ને કોઈક સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈને ઉજવતો હોય છે. તે જ પ્રમાણે આ વખતે રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના પ્રમુખ શ્રી તેજસ્વી સૂર્યાજી, પ્રદેશ યુવા મોરચાના પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ કોરાટ અને વડોદરા શહેરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ યુવા મોરચા સાથે ઓબીસી મોરચો, એસસી મોરચો અને એસટી મોરચો આ ચારે ચાર મોરચા સંયુક્ત ઉપક્રમે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેમાં 19 મંડળમાં 11 અલગ અલગ જગ્યા પર 19 મંડળના વિવિધ કાર્યકર્તાઓ 11 જગ્યા પર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે. જેમાં એસએસજી 5 જગ્યાએ કેમ્પ કરવાની છે, હિન્દુ બ્લડ બેંક 3 જગ્યાએ કરવાની છે, આયુષ બ્લડ બેંક 1 જગ્યાએ કરવાની છે, જલારામ બ્લડ બેંક 1 જગ્યાએ અને ધ્વનિ જે નવી બ્લડ બેંક છે અત્યારે વડોદરામાં એ પણ 1 જગ્યાએ કરવાની છે. આવી રીતના 11 જગ્યાએ યુવા મોરચો, એસસી મોરચો, ઓબીસી મોરચો અને એસટી મોરચો ચારેયના સંयुक्त उपक्रमे આ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે. गुजरात के दाहोद के गरबाड़ा के वडवा गांव में भागता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से लोगों में डर का माहौल है. दाहोद के गरबाड़ा के वडवा गांव के बिलवाल फलिया में शिकार खोजने के लिए पिछले 3 दिनों से एक तेंदुआ दिखाई पड़ रहा है, जिससे ग्रामजनों में डर का माहौल है. ये घटना सरपंच के घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. ग्रामजनों द्वारा इस तेंदुए को कैद करने की मांग की जा रही है. पिछले 2 दिनों से ये तेंदुआ मुर्गों का शिकार कर रहा है. लगातार 3 दिनों से देखे जा रहे तेंदुए को लेकर लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं. वडोदरा में करणी सेना द्वारा आवेदन पत्र देकर स्वामीनारायण संप्रदाय के संत द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विरोध दर्ज करवाया गया. गुजरात में पिछले दिनों स्वामीनारायण संत द्वारा शिवजी पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था. इसके अलावा भी स्वामीनारायण संत लगातार किसी न किसी तरह के विवाद में घिरते आए हैं, जिस पर आज वडोदरा में करणी सेना ने आपत्ति जताते हुए पुलिस भवन में आवेदन पत्र दिया. आज सनातन धर्म की, हिंदुओं की नम्रता कमजोरी बनी गई है. आज हमारे वहाँ सनातन धर्म में एक पंथ है स्वामीनारायण पंथ, जो लास्ट 70-80 साल के अंदर डेवलप हुआ पंथ है. आज उनके प्रचार के लिए या अपने आप को हीरो बनाने के लिए या व्यक्ति विशेष अपने गुरु को भगवान बताने के लिए वो लोग सनातन धर्म के देवी देवता के साथ चेड़े कर रहे हैं. और इनको ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए करणी सेना एवं यौर सेना के और समाज के संगठन सबने मिल के निर्णय किया है कि इसके लिए जो सरकार है, जो अपने गृह मंत्री है, इसके लिए कुछ कठोर निर्णय ले, क्योंकि इनका दिन प्रतिदिन दुष्प्रचार जो हो रहा है हिंदू देवी देवताओं के लिए, और यहाँ तक ये लोग धनिक है बहुत, उनके मंदिर बहुत समृद्ध है और अपने व्यक्ति विशेष गुरु को भगवान बताने के लिए आज हमारे देवी देवता पे ये लोग कमेंट कर रहे हैं. गुजरात के अहमदाबाद के मेमनगर बीआरटीएस बस स्टैंड पर आज सुबह अचानक बीआरटीएस बस में आग लग जाने से मौके पर अफरा तफरी मच गई. अहमदाबाद के मेमनगर बीआरटीएस बस स्टैंड पर आज सुबह अचानक एक बस में से धुआं निकलने लगा. धुआं निकलते ही बस के ड्राइवर द्वारा यात्रियों को बस से उतार दिया गया और बीआरटीएस बस स्टैंड से भी लोगों को दूर किया गया. चंद मिनटों में ही बस में आग ने तेजी पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई. घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई. दमकल के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. ये बस आरटीओ से मणिनगर जा रही थी. उस वक्त दुर्घटना का शिकार बनी. दुर्घटना में बस संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गई. गुजरात के अमरेली जाफराबाद बंदर पर तेज गति से चली हवाओं के चलते मछुआरों ने नावों को किनारे पर लगा दिया है. गुजरात में इन दिनों मौसम खराब चल रहा है. भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते अरब समुद्र में चक्रवात जैसा माहौल है. बीती रात तेज गति से चली हवाओं के चलते मछुआरे अपनी अपनी किनारों पर लौट गए थे. जाफराबाद, शियालबेट समेत के कोस्टल बेल्ट पर चली तेज हवाओं में कई मछुआरे फंस गए.
जिन्होंने फौरन जाफराबाद बंदर की ओर रुख किया। इन मछुआरों ने अपनी नावों को जाफराबाद किनारे लगा दिया है। जाफराबाद में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मछुआरों द्वारा सुखाई गई मछलियां भी बारिश में बिगड़ गई हैं। ऐसे में सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान किए जाने की मांग की जा रही है। આપ જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે બંદરની અંદર તમામ બોટો બંદરની અંદર પરત આવી છે। આ છેલ્લા કેટલા દિવસથી વરસાદ ચાલુ છે અને આ મચ્છી સુકાવા રાખેલી કરોડોની આ મચ્છી પણ બગડી છે। અત્યારે દરિયાની અંદર કરંટ હોય, દરિયાની અંદર વાવાઝોડાની અસર જેવું છે અને વરસાદ બહુ છે, એટલે તમામ બોટોને પરત બોલાવી લીધી છે અને બોટો બંદરની અંદર છે। આ જાફરાબાદ બંદરની અંદર અગાઉ આપણે સરકારને જાણ કરી છે કે ભાઈ અહીંયા બુમલા મચ્છી, બોમ્બેડક મચ્છીની ફિશિંગ થાય છે અને આ બુમલાને દરિયામાંથી લાવી સૂકવવા પડે, સૂકવ્યા પછી એને બંડલ વાળીને દેશ વિદેશની અંદર જાય। પરંતુ આ દરમિયાનમાં અત્યારે જો આપ જોઈ રહ્યા છો વરસાદ આવે એટલે તમામ મચ્છી ફેંકવી પડે છે અને કરોડોનું સામે નુકસાન થાય છે। આ છેલ્લા 3-4 દિવસના વરસાદની અંદર ઓછામાં ઓછા 100 કરોડ ઉપરનું જાફરાબાદ બંદરને નુકસાન છે। તો સરકારશ્રીને અમારી અવારનવાર વિનંતી છે કે આવી રીતના અત્યારે કરોડોનું ડીઝલ બાળીને બોટો પરત આવી છે। આવી રીતના જ્યારે પણ આવા બનાવ બને ત્યારે ખેડૂતને જેમ પેકેજ યોજના આપે છે એવી રીતના માછીમારોને પણ પેકેજ યોજના આપે એવી અમારી વિનંતી છે। महिसागर की दूधसागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ सिद्धपुर में अर्बुदा सेना द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात के बनासकांठा के सिद्धपुर में मामलतदार कार्यालय में अर्बुदा सेना के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली का आयोजन कर नारेबाजी करते हुए विपुल चौधरी का समर्थन किया। दरअसल दूधसागर डेयरी में 800 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी मामले दूधसागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी को हिरासत में लिया गया है, जिसके खिलाफ सिद्धपुर तालुका अर्बुदा सेना ने रोष जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश जताया। अर्बुदा सेना प्रदेश अध्यक्ष गुजरात राज्य अध्यक्ष को तो चाले एमना जे रात्रे सरकारे अर्धी राते एमने पकड़ी जाए અને એમને જેલમાં નોખી દે એ કેવી રીતે ચાલે? અને કોઈ પણ કારણ દર્શાવ્યા વગર આજે પોલીસ સાદા ડ્રેસમાં પોતાની ગાડીઓ લઈને, પ્રાઇવેટ ગાડીઓ લઈને એમને લેવા માટે આવે, એ કેનો કાયદો છે? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। इस मौके पर वडोदरा जिला भाजपा द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिस पर जानकारी साझा की गई। वडोदरा जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय स्तरे તેમજ प्रदेश स्तरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस निमित्ते थोड़ा घना कार्यक्रमों आपवामां आव्या छे। ए कार्यक्रमोनी आयोजननी माहिती माटे आजे आपणे सौ भेगा थया छे। आपणे सौ जाणीए छे के आपणा नरेंद्रभाई प्रजावत्सल छे, सेवाना खूब कार्य कर्या छे, खूब विकासना कार्यो कर्या छे અને પ્રજાની સુખાકારી માટે છેલ્લા 8 વર્ષથી જ્યારથી પ્રધાનમંત્રી થયા ત્યારથી એક પણ રજા લીધા વગર સતત અથાગ પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે। તેઓ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ તેઓ સતત અથાગ પરિશ્રમ દ્વારા ગુજરાતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જાય છે। ત્યારે નરેન્દ્રભાઈના જન્મદિવસ નિમિત્તે આવતીકાલે 17 સપ્ટેમ્બરે 5 વિધાનસભા દીઠ વડોદરા જિલ્લામાં કુલ 5 વિધાનસભા છે, સાવલી, વાઘોડિયા, પાદરા, કરજણ અને ડભોઈ। तो दरेके दरेक विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिबिरનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે અને અમારો અંદાજો છે કે દરેક રક્તદાન શિબિરમાં 500 યુનિટ રક્ત અમે એકત્રિત કરવાના છે। આમ કુલ વડોદરા જિલ્લામાં 2500 યુનિટ રક્ત એકત્રિત કરવાનો અમારો અંદાજો છે। બીજું, આના પછી 25 તારીખે નરેન્દ્રભાઈ સમગ્ર ભારતમાં વિકાસ પુરુષ તરીકે ઓળખાય છે અને એમની છબી હવે વૈશ્વિક નેતા તરીકે થઈ ચૂકી છે। ત્યારે એમના દ્વારા જે વિકાસના કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે એ વિકાસના કાર્યોને સમર્થન આપવા માટે યુવા મોરચા દ્વારા 25મી તારીખે રવિવારે
રન ફોર ડેવલપમેન્ટ મેરેથોન દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રન ફોર મેરેથોન પણ 5 વિધાનસભામાં 5 સ્થાનોએ યુવા મોરચા દ્વારા મોટી સંખ્યામાં યુવાનોને જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું આ રન ફોર ડેવલપમેન્ટ દ્વારા. અને આ મેરેથોન દ્વારા નરેન્દ્રભાઈએ જે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે એ વિકાસના કાર્યો યુવાનો સુધી પહોંચે એ માટેનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરવાનો છે. બીજું, આનાથી વિશેષ વડોદરા જિલ્લા યુવા મોરચા દ્વારા એક અલગ નવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ 23 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આવતા શુક્રવારે વડોદરા જિલ્લા યુવા મોરચા દ્વારા એક યુવક મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુવક મહોત્સવમાં 17થી લઈને 21 વર્ષના યુવાનો સમગ્ર જિલ્લાભરના જેટલી પણ શાળા કોલેજો છે એ શાળા કોલેજોમાંથી યુવાનો એ યુવક મહોત્સવમાં ભાગ લેશે. એક દિવસનો યુવક મહોત્સવ રાખવામાં આવ્યો છે. યુવક મહોત્સવ સિનોર તાલુકાના મોટા ફોફળિયાની સ્કૂલ ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે અને એ યુવક મહોત્સવમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ભાગ લેશે. એમની અંદર જે કંઈક પડેલી શક્તિઓ છે એને ઉજાગર કરવા માટે એમને પ્લેટફॉर्म આપવા માટે આ પ્રકારના કાર્યક્રમનું આયોજन કરવામાં આવ્યું છે. वडोदरा में कई सालों से गरबा आयोजन करने वाले बीटा संगठन के 25 साल पूरे होने पर एक खास सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। वडोदरा में पिछले 25 सालों से कार्यरत बीटा संगठन ने अपने 25 साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस खास मौके पर बीटा द्वारा आजवा रोड पर दीनदयाल ऑडिटोरियम में सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बीटा फैमिली और वडोदरा के अग्रणी उपस्थित रहे। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष नेता अमीर रावत ने भी मौके पर उपस्थित रहकर बीटा के पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। बीटा आरटी सेल के 25 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर डांस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका सभी ने आनंद लिया। 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार बीटा भी इस वर्ष अकोटा स्टेडियम में भव्य गरबा आयोजन करने जा रहा है, जिस पर बीटा के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। आज बीटा यानी कि बड़ौदा आईटी एसोसिएशन को 25 साल पूर्ण हुए हैं। उसकी खुशी में आज बीटा परिवार का एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। बीटा सालों से आईटी शो, सेमिनार्स, एक्सपो और नवरात्रि, क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऐसे कई कार्यक्रम करती है। CSR एक्टिविटीज़ में भी बीटा काफ़ी आगे है। ये साल 26 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। पिछले 20 साल से बीटा नवरात्रि आयोजित करती है, तो 26 से 4 तारीख का बीटा का गरबा महोत्सव है अकोटा स्टेडियम पे। तो आप सबको भी उसके लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्रि के लिए बीटा तो हर साल फेमस है ही, और बीटा और अकोटा स्टेडियम दोनों वाइसे मतलब एकदम जुड़ा हुआ है। किसी को भी पूछो कि बीटा का कोई भी फंक्शन होता है तो अकोटा स्टेडियम ही होता है। अभी 2 साल के जो कोरोना काल में गवर्नमेंट ने किसी को भी परमिशन नहीं थी, और ऐसे हमको भी परमिशन नहीं दिया था। तो अभी 2 साल के अंतराल के बाद जो अभी हम लोग गरबा करने जा रहे हैं, तो हमें भी उतना उत्साह है, और जो यहाँ पे गरबा करने वाले आने वाले हैं एज वेल एज जो पब्लिक देखने आने वाली है उनको भी उतना ही उत्साह है। क्योंकि अभी से हमारे पर फ़ोन आना शुरू हो गया है, भाई कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या प्रोग्राम है, क्या क्या शेड्यूल है। तो उसके लिए हमें बार बार फ़ोन आते हैं। इवन पास के लिए भी अभी से हमारा बुकिंग शुरू हो गया है। तो 26 तारीख से हमारा गरबा शुरू हो रहा है, अकोटा स्टेडियम पर है। हम पूरी बड़ौदा की जनता को हमारे जो नवरात्रि महोत्सव है 22 बीटा गरबा महोत्सव, उसमें हम न्योता दे रहे हैं। वडोदरा में JCI अलकापुरी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें छोटे छोटे टास्क के आधार पर देश बदलने की मुहिम चलाई जा रही है। विश्व के 24 देशों में JCI संस्था कार्यरत है और करीबन 107 सालों से ये संस्था देश को बदलने के लिए अपना योगदान दे रही है। इसी के तहत JCI द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें नुक्कड़ नाटक समेत के आयोजनों के जरिए देश बदलने की प्रेरणा दी जाएगी। इन दिनों काफी लोग भारत छोड़कर अन्य देशों में जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में JCI द्वारा लोगों को भारत में ही व्यवसाय करने की प्रेरणा दी जा रही है। प्रोडक्शन एप्पल का जगह अच्छी, इंडिया बहुत अच्छी जगह है। मैं बता रहा हूँ, चाइना जितने लोग हमारे ही पास है। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट डालोगे तो सस्ता पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग,
और इंडिया में आईफोन का कितना क्रेज है पता है आपको? अरे लोग ज्यादा आईफोन खरीदेंगे। आपकी बात तो सही है, मैं कंपनी की पॉलिसीज चेक करके बताता हूँ। पॉलिसी क्या चेक करनी है आपको? अरे हेलो 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 टेलेंटास। अरे टिलोन जी कैसे हो? एज आई कैन सी इंडिया के अंदर काफ़ी पेट्रोल डीजल वगैरह की गाड़ी चलती है, सो इसके कारण पॉल्यूशन बहुत होता है। सो आई वांट पॉल्यूशन फ्री इंडिया। तो मैं चाहता हूँ मैं मेरे एस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करूँ। तो बहुत अच्छी नया युवान बनेगा और नई अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी भारत के लिए। और ये मॉडल कहता है पाइप्स, PIPES। P यानी पेट्रियोटिज्म, यानी हम चाहते हैं कि लोग देशभक्ति व्यवहार में करें। दूसरा इनोवेशन, भारत को और इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। जितना हम इनोवेटिव होंगे इंटरनेशनली हमारी एक्सेप्टेंस और एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल रेवेन्यू हमारी उतनी बढ़ेगी। तीसरा प्रोडक्टिविटी यानी हम कितने टाइम में कितना काम कर पाते हैं। वैसे देखो तो फॉरेन में सिर्फ 5 दिन लोग काम करते हैं, हम 6 दिन काम करते हैं, फिर भी हम उनसे पीछे हैं। तो कैसे हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। चौथा इज़ एथिक्स। चाइना के ऊपर आज भी लोग विश्वास नहीं करते और मजाक में हम कहते हैं कि चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये चाइना के बारे में कहा जाता है। इंडिया में ये नहीं होना चाहिए, इसलिए एथिकल काम करें। और फाइनल पॉइंट है जिसको कहते हैं सेवा भाव, सर्विस ओरिएंटेशन। जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम एक्सपीरियंस कस्टमर्स का इम्प्रूव कर पाएंगे और पूरे देश और दुनिया में इंडिया की छाप छोड़ पाएंगे। JCI वीक आज पूरा हो रहा है और उसके अंतर्गत हमने आज हमारा मेक इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हम PIPES पाइप्स के मॉड्यूल मतलब कि पेट्रियटिज्म, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, एथिक्स और सर्विस, इन 5 पिलर्स के ऊपर एक नया भारत खड़ा करने का मुहिम कर रहे हैं, जो डिज़ाइन किया गया है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरव मजमूदार ने, और उसका एग्जीक्यूशन मैं JC अनिकेत पंड्या देख रहा हूँ। हम पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर इसको स्ट्रीट प्ले के माध्यम से लेकर के जाने वाले हैं, जहां पर हम लोगों से अपील करेंगे कि इस देश को बदलने के लिए हम छोटे छोटे टास्क करें, छोटी छोटी चीज़ें करें, जिससे पूरा देश में एक बड़ी सी बदलाव की लहर आएगी। समस्त गुजरात से महिला वृंद, होम शेफ और अन्य महिलाओं के लिए रवि कदम और विनीता कदम द्वारा गुजरात किचन क्वीन कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुछ नया करने के आशय के साथ वडोदरा के कुमकुम पार्टी प्लॉट में गुजरात किचन क्वीन कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा के साथ साथ अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर और सूरत की महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आर वेंचर एंटरटेनमेंट संस्था द्वारा आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता के अलावा यहाँ खेलकूद, गीत संगीत, जुम्बा डांस और एग्जीबिशन जैसे आयोजन भी किए गए। गुजरात की महिलाओं को रसोई का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने तरह तरह की डिशेस बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में फाइनल जज के रूप में मास्टर शेफ माइकल लॉरेंस, शेफ छाया ठक्कर, शेफ मयंक शाह, शेफ मोहम्मद आसिफ, शेफ सुनील भारद्वाज और सेलिब्रिटी के रूप में शेफ आनंद कोटक उपस्थित रहे। गुजरात के प्रसिद्ध गायक इलूराजा ने इस प्रतियोगिता को होस्ट किया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते रायबरेली और उन्नाव में मकान ढह जाने की दुर्घटना की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीती रात से हो रही तेज बारिश के चलते मकान की छत गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। मुरैयापुर गांव में बारिश के चलते मकान की छत गिर गई। इस घटना के वक्त परिवार के सभी लोग घर के अंदर ही थे। अचानक भरभरा कर छत गिरने पर 42 वर्ष की महिला और 3 मासूम बच्चे मलबे में दब गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। इस दौरान 2.5 साल के मासूम रजनीश की मौत भी हो गई है। हाँ, ये मुरैयापुर गांव है और वहाँ पे जो है छत गिर गई है, तो वहाँ 4 लोग घायल हुए थे और उनको यहाँ लाया गया है। उनमें से एक की मतलब ब्रॉड डेड आया है, उसकी मौत हो गई थी रास्ते में ही या घर पे ही, और 3 लोग जो इंजर्ड हैं उनको वार्ड में भर्ती किया गया है। जो बच्चा खत्म हुआ है, जो लोग घायल क्या है उनका नाम? हाँ, नाम जो एक्सपायर हो गया है उसका नाम रजनीश है, वो लड़का है, और बाकी 3 लोग जो हैं उसमें एक नाम रजत है और एक रजनी है और मंजू मतलब उसकी माँ है जो बच्चों की। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सामने आया, जहां असोहा थाना क्षेत्र में बारिश के चलते मकान की कच्ची कोठरी गिरने से 3 भाई बहन की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर DM अपूर्वा दुबे और SP दिनेश त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सहायता का आश्वासन दिया। काथा ग्राम में थाना असोहा का गांव है। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, उसके कारण कच्चा मकान गिर गया है। ये ज्ञान प्रकाश जी का मकान है। इनके 3 बच्चे जो है उस मकान में दब के मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। पूरा मकान कच्चा था और मकान गिर गया, उसके कारण 3 बच्चे रात में करीब 3 बजे की घटना है। 3 बजे के आसपास पूरा मकान गिरा, 3 बच्चे उसी में सोए थे, दब के मौके पर मृत्यु हो गई है इनकी।
गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में तलाटी कम मंत्री संजय सिंह राणा द्वारा वीएनएम टीवी के संवाददाता के साथ बदसलूकी कर मारने की धमकी दी गई है। पिछले दिनों लखतर आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेता को मार डालने की धमकी लखतर के तलाटी कम मंत्री संजय सिंह राणा ने दी थी। इस मामले की न्यूज प्रकाशित करने पर तलाटी कम मंत्री संजय सिंह राणा द्वारा वीएनएम टीवी के संवाददाता विजय जोशी के साथ बदसलूकी कर माइक से रिपोर्टर को मारने की कोशिश की गई और उनका मोबाइल तोड़कर जान से मार देने की धमकी दी गई। इस मामले संवाददाता विजय जोशी ने लखतर पुलिस थाने में गांधीनगर गृह विभाग और कानून विभाग तक लिखित शिकायत की है। भावनगर के पालीताना में नीलकंठ महादेव मंदिर में सालों से पुजारी द्वारा सेवा पूजा की जाती है, लेकिन पिछले दिनों आनंद जी कलाई जी पीढ़ी द्वारा मंदिर पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना में शेतुंजी पर्वत पर नीलकंठ महादेव मंदिर है, जहां मंदिर के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद के चलते पालीताना बंद रखकर विरोध किया गया। नीलकंठ महादेव मंदिर के विवाद के चलते स्वामी शरणानंद पिछले 13 दिनों से उपवास पर बैठे हैं। પાલિતાના નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરને લઈને અને એક ન્યાયિક પ્રક્રિયાની સમાન રીતે બધા ધારાધોરણ પ્રમાણે બધાની સાથે વ્યવહાર થાય એવી ધ્યાનમાં રાખીને હિન્દુ મંદિરોની અંદર હિન્દુઓનો જે અધિકાર છે એને મળી રહે એના માટે ઉપવાસમાં બેઠા છીએ। આજે લગભગ 13મો દિવસ છે। હજી સુધી પ્રશાસન તરફથી જે કાંઈ કે કોઈના તરફથી જે કાંઈ પરિણામ આવવું જોઈએ એ સુખદ આવ્યું નથી અને જ્યાં સુધી આ પરિણામ અમને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી અહીંયા અમે આ ઉપવાસ આંદોલન છે એને ચાલુ રાખવાની અમારી ઈચ્છા। વિવાદ એ છે કે જે ઉપર જે નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર છે એ સરકારી ટ્રસ્ટમાં છે અને સરકારી ટ્રસ્ટનું મંદિર હોવાથી અને જૈનો એની ઉપર પોતાનો પૂંજારી જબરજસ્તી ઠોકી બેસાડવા માંગે છે। તો જૈન મારી દ્રષ્ટિએ જ્યાં સુધી હું જોઉં છું તો જૈન એક લઘુમતી સમાજ છે, એને હિન્દુ મંદિરોની અંદર કબજો શું કામ કરવો છે, એનો પૂંજારી એને શું કામ રાખવો છે એ વાત સમજાતી નથી। અમારી તરફથી અત્યાર સુધીમાં એની આસ્થાને કોઈ ઠેસ પહોંચી હોય એવું હજી સુધી ક્યારેય બન્યું નથી, પણ છતાં એ આપણા મંદિરની અંદર એટલો આગ્રહ કેમ રાખે છે અને પ્રશાસન એને સપોર્ટ કેમ કરે છે સમજાતું नहीं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।